हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के एसएसटी का सेकेंड चैप्टर इसमें टॉपिक कॉन्टिनेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशंस। हाउ मैनी कैन यू काउंट? द आंसर इज नॉट सो सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज. Depending on your choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. जो ऊपर हमने ओशंस की पिक्चर देखी थी, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने कितने कॉन्टिनेंट्स आपको विजिबल हैं। सबका अलग अलग वे हो सकता है इसे काउंट करने का। जैसे हम अगर सबको अलग अलग लेके करें तो वो होंगे 7: अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। यूरेशिया में 2 कॉन्टिनेंट्स आते हैं जो यूरोप और एशिया को कंबाइन करके उन्हें यूरेशिया बोला जाता है। तो फिर हम यूरोप और एशिया को अलग अलग लेंगे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो फिर ये हो गए 7। अगर हम सबको अलग अलग काउंट करें तो वो 7 होंगे। और सबको हम जैसे यूरेशिया को 1 लेके करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 होंगे। और हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ना बोल के हम सिर्फ अमेरिका बोलें तो हमारे पास 5 होंगे। तो ऐसे सबका अलग अलग वे हो सकता है कि कैसे काउंट करें वो कॉन्टिनेंट्स को। North America and South America are generally considered to be 2 continents, but if seen as a single landmass, they can also be considered as one. जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसे जनरली 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है क्योंकि वो दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। पर अगर हम उसे सिंगल लैंड मास लेके करें, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर हम उससे लेके देखें तो हम उसे एक सिंगल कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स। यूरोप और एशिया को जनरली 2 कॉन्टिनेंट अलग अलग माना जाता है। ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। जो ऊपर हमने मैप देखा, मैप से हम बता सकते हैं कि यूरोप और एशिया में एक सिंगल लैंडमास वो बनाते हैं, दोनों कंबाइन होके, कि वो कहीं से भी अलग नहीं है। यूरोप और एशिया एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से यूरोप्स एवोल्यूशन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशियाज, which is why they can be seen as 2 continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia. हम इन्हें ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन तो है, एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, पर हम इन्हें अलग अलग कॉन्टिनेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ हिस्ट्रीज हैं और हिस्ट्री और कल्चर है इसके पीछे हमारा, कि जो यूरोप का एवोल्यूशन है और जो एशिया का एवोल्यूशन है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो कुछ जियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूरोप और एशिया को एक सिंगल कॉन्टिनेंट भी मानते हैं और उसको नेम दिया है इन्होंने यूरेशिया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज 1. अफ्रीका और यूरेशिया को अलग अलग माना जाता है कॉन्टिनेंट, पर कभी कभी लोग इन्हें 1 भी कह देते हैं कि अफ्रीका और यूरेशिया एक ही कॉन्टिनेंट है। काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। यहाँ पे अब कॉन्टिनेंट्स के काउंट है, जैसे हमने 7 देख लिया, 6 5 4 ऐसे करके हमने देख लिया, तो हम इसे काउंट करेंगे। अगर हमें 4 कॉन्टिनेंट्स पूछे हमसे तो हम अफ्रीका डैश में यूरेशिया लिख देंगे, ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट है। अमेरिका हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंबाइन करके लिख देंगे। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही अगर 5 कॉन्टिनेंट्स में लिखना है तो वो होंगे अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट्स में लिखने हैं तो अफ्रीका, अंटार्कटिका,
ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और 7 में लिखना है तो सबको अलग अलग करके लिख देंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऐसे। इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट इज वन मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड। जो लोग इन कॉन्टिनेंट्स के मतलब जहाँ पे भी ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है या फिर आप कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें आपको मोस्टली 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम गिवन होंगे, क्योंकि ये मोस्टली सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और इसे यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 36 which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shape but their relative shape. पेज नंबर 36 के ऊपर हमें 7 कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें आपको एग्जैक्ट शेप तो नहीं बताई है, बस उसकी अंदाजे के हिसाब से रिलेटिव शेप बताई है कि वो ऐसे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा एशिया है जो इधर पिंक में है। ये एशिया की रियल शेप नहीं है, बस हल्का सा रिलेटिव करके बताया है। और एशिया से ही कनेक्ट होके हमारा यहाँ पर यूरोप है और नीचे की तरफ एशिया से कनेक्ट होके अफ्रीका है। इसलिए हम इन तीनों को कभी कभी एक भी बोल देते हैं, अफ्रीका, यूरेशिया। फिर इस तरफ हमारा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, और उसी के साथ अटैच हो गया साउथ अमेरिका। और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका। यहाँ इस फिगर को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आइलैंड्स। If you have carefully observed the 2 maps earlier in the chapter, आपने अगर इस चैप्टर में जो फिगर 2.2 और 2.3 पे मैप है उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो you may have noticed that the continents do not include all land mass. कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो कॉन्टिनेंट है उसमें सारा लैंड मास नहीं आता है। Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड भी हैं, मतलब छोटे पीसेस ऑफ लैंड भी हैं जो सराउंडेड है, चारों तरफ से उसके वाटर से घिरे हुए हैं, उन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं। Continents are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered islands. कॉन्टिनेंट्स हैं जो वो भी चारों तरफ सराउंडेड है वाटर से, पर वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हम उन्हें आइलैंड्स कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस। हमारे इस प्लैनेट के ऊपर लाखों में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनके साइज़ भी अलग अलग है, डिफ़र करते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। You would have to add the areas of the 10 largest states of India to reach its size. जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है वो इस वर्ल्ड का। उसका साइज़ निकालने के लिए आपको इंडिया के 10 सबसे बड़े स्टेट्स को ऐड करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। इंडिया के पास 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं। दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स। उसमें 2 मेजर ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. 1981 से जो इंडिया अंटार्कटिका प्रोग्राम है वह अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करता है। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हद से ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है कि वहाँ पे कोई इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता है। In 1983, India established its first scientific base station there, called Dakshin Gangotri. 2 more bases were established later. 1983 में इंडिया ने वहाँ पे फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन को इस्टेब्लिश किया था और उसका नेम था दक्षिण गंगोत्री।
उसके बाद 2 और बेस स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं. About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway regions. अराउंड 40 की टीम है एक इंडियन साइंटिस्ट की जो वहाँ पे रिसर्च करती है उस रीजन पे, स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट. द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ ए लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस. वो वहाँ के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ की स्टडी करने के लिए, और जहाँ पर वो रहते हैं साइंटिस्ट वहाँ पे एक लाइब्रेरी और एक पोस्ट ऑफिस भी है. Oceans and life. Oceans and continents are vital part of the environment and affect most aspects of life, even if we do not notice it. Oceans और continents एक vital part play करते हैं हमारी environment का, और वो affect करते हैं हमारी lives को, चाहे हम उन्हें notice करें या ना करें. We have mentioned that oceans send rain to continents. This is part of the Earth's water cycle, which you will further study in science. हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ओशंस हैं ओशन रेन्स को सेंड करते हैं कॉन्टिनेंट्स में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थ की वाटर साइकिल का. इसके बारे में आप अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ेंगे. विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल. बिना ओशन के, यहाँ पे मैं बस एग्जाम्पल के लिए बताया है, बिना ओशन के वहाँ पे कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट पे रेन नहीं हो पाएगी. द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट. जो अर्थ है, अर्थ एक डेजर्ट बन जाएगी. मोरओवर, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called the planet's lungs. जो पूरे वर्ल्ड का हाफ से भी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो जो ओशन के अंदर फ्लोरा है, फ्लोरा माने वहाँ की प्लांट स्पीशीज़ है, उससे प्रोड्यूस होता है. इसलिए ओशंस के फ्लोरा को प्लैनेट का लंग भी कहा जाता है. द ओशंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. इसलिए जो ओशंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट और वहाँ अर्थ के ऊपर लाइफ मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए. ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर्स वेज. जो ओशंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट किया है, असर दिखाया है ह्यूमैनिटी के ऊपर और भी अलग अलग वेज में, तरीक़ों में. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. Early times में मतलब पुराने ज़माने में जो लोग थे वो ओशन और सीज़ को यूज़ करते थे एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करने के लिए, अपने ट्रेड के लिए, या फिर कोई मिलिट्री का कैंपेन करवाना था उसके लिए, और सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते थे, वहाँ पे फिशिंग करते थे. ओशंस हैव ऑल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो ओशंस है, ओशंस ने जो कोस्टल एरिया में पीपल रहते हैं अलग अलग वर्ल्ड में, उनके कल्चर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और बहुत अच्छा बनाया है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी. इन सब के बारे में बहुत सारे टेल्स है, मतलब कथाएं हैं, स्टोरीज़ है. और इन सी के बारे में भी, सी गॉड्स एंड गॉडेसेस, सी मॉन्स्टर्स एंड ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, द ओशन डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स. ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई हुई है कि सी के ऊपर, सी के गॉड्स के ऊपर, गॉडेसेस के ऊपर, सी में रहने वाले मॉन्स्टर्स, वहाँ पे ट्रेजर्स के ऊपर, जैसे पायरेट्स वगैरह की होती है, ओशंस के डेंजर और उनकी ब्लेसिंग्स के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, टेल्स हैं. हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.